सारे भाइयों ने धर्मवीर मोर की राम राम। आज गंगा टेढ़ी पहुँचे हैं भाई। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्राम पंचायतों के जो चुनाव बिल्कुल गर्मा गर्मी पे चले हुए हैं, तो आज यहाँ पे पहुँचे हैं उत्तम भाई है जो सरपंच पद के भावी उम्मीदवार है। उनसे कुछ सवाल करेंगे, जो सवाल हमने यहाँ पे नोट कर लिए हैं। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं नोट कर ली जाती पहले ही, तो इनसे सारी बात करांगे। सबसे पहले तो जितने भी अपने सब्सक्राइब भाई हैं यहाँ आसपास के हैं, जो भी हैं, भाई को फुल सपोर्ट करो, वोट से भी। और सपोर्ट मतलब हर तरह की होती है। तो भाई को योग्यता के अनुसार, जैसे सरपंच के अंदर जो योग्यता होती है, मुझे लगा कि भाई में है, तो इसीलिए मैं जींद से और यहाँ करनाल डिस्ट्रिक्ट में पहुँचा हूँ। उत्तम भाई है जो सरपंच पद के भावी उम्मीदवार है। तो एडवोकेट होते हुए, इतनी बढ़िया मतलब एक पोस्ट होते हुए, तो सरपंच पद के उम्मीदवार की दावेदारी क्यों ठोकी, तो ये सारी इसमें बात कराएंगे अपन। तो सबसे पहले तो उत्तम भाई राम राम है हमारे चैनल पे आपका। राम राम जी। और मैं सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को, मेरे भाइयों को, माता बहनों को सबसे पहले नमस्ते करता हूँ जी भाई साहब। तो सर, जैसे हमने यहाँ पे सवाल नोट कर रखे हैं, तो सबसे पहले हमारा सवाल यही रहेगा कि सरपंच जो होता है उसके अधिकार क्या होते हैं, जो सरपंच के मेन अधिकार होते हैं। मोर साहब, पहले मैं बताता हूँ आपको। सरपंच एक मुखिया होता है गांव का, और हमारी सरकार ने पंचायती राज एक्ट जब बनाया था और लागू किया था, तो बहुत सारे अधिकारों के साथ और कर्तव्यों के साथ सरपंच पद की स्थापना की थी। भाई गांव के मामले, गांव के जितना भी प्रबंधन है, वो गांव के लेवल पे, गांव के स्तर पे ही निपट जाए, ताकि गांव के नागरिकों को बार बार जिला के स्तर पर या किसी अधिकारी के पास चक्कर न काटने पड़े। इस पद में आप अधिकारी के तौर पर, एक सेवक के तौर पे, एक भाई के तौर पे, अलग अलग तौर पे आपका काम करना पड़ता है। और इस पद के लिए अगर समझा जाए तो एक बहुत ही व्यवहारिक आदमी का होना ज़रूरी है। तभी आप लोगों की समस्या समझ पाओगे, तभी आप समझ पाओगे कि मेरे को करना क्या है और मेरी ड्यूटी क्या है, मेरे कर्तव्य क्या है। सामाजिक, राजनीतिक दोनों कर्तव्य सरपंच के कर्तव्य हैं और जिम्मेदारियाँ भी बनती हैं। लेकिन आपने सरपंच बनने की क्या सोची है? मोर साहब, मैं एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस करता हूँ, और प्रैक्टिस के दौरान सबसे पहले हम कुछ भी काम करें, प्रोफेशनल, तो हमारा जो काम करना पड़ता है वो हमारी वो पारिवारिक जिम्मेदारी है, क्योंकि हम अपने परिवार के लिए कुछ कमाना पड़ेगा, वो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। पारिवारिक जिम्मेदारी होने के साथ साथ हमारी को सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है। सामाजिक, हम समाज में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, तो हम समाज की जिम्मेदारियों से आंख बंद नहीं कर सकते। और एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते, पढ़े लिखे नागरिक होने के नाते, इस गाँव में हमने जन्म लिया, इसमें पढ़े हैं, बड़े हैं, तो इस गांव की तरफ भी हमारी जिम्मेदारियां बनती हैं। और गांव में रहते रहते आपने सबने हमने महसूस किया है, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो काम नहीं होते। बिल्कुल सही बात। और मैं ये नहीं कहता हूँ पीछे वाले जितने सरपंच थे उन्होंने कुछ काम नहीं किया, अपने स्तर पे करते हैं, अपने स्तर पे सभी करते हैं। अपने स्तर पे सब करते हैं, अपने योग्यता अनुसार सब करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं फिर भी कमी रहती है। हाँ, और उन कमियों के चलते ही जहाँ सामाजिक काम नहीं हो रहे हैं, गांव का विकास नहीं हो रहा है। विकास का मतलब ये नहीं है कि हम जो सरकार हमें सुविधाएं दे रही है, जो योजना सरकार लागू करी है, आप वही योजना पे काम करेंगे। सरपंच अपने तरफ से बहुत सारी योजना कर सकता है, जिनमें ऐसी योजना होती है पैसे की जरूरत नहीं होती। तो काम की ज़रूरत महसूस हुई, हमें लगा कि हम इसी कामों से परेशान हैं, ये काम होने चाहिए थे, ये काम नहीं हो रहे हैं। और जब तक हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, हम भागीदार नहीं बनेंगे, तो तब तक हम दूसरे से क्या उम्मीद करेंगे। काम करने के लिए खुद ही आना पड़ेगा। तो उत्तम भाई, युवाओं के लिए क्या सोचा है? जैसे युवा साथी हैं, नशे की चपेट में है या बेरोजगार की उसमें भटक रहे हैं, तो उनके बारे में, जैसे आप सरपंच बन जाएंगे, तो उनके बारे में क्या सोचा है आपने? युवाओं के लिए बहुत एक विस्तृत सोच है जी मेरी, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। मैं गाँव में ही रहा, गाँव से पहले मेरी एजुकेशन थी, मेरे ग्रेजुएशन लेवल किया जींद कॉलेज से किया, उसके बाद मास्टर डिग्री की, MBA भी की जी मैंने, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से MBA की, LLB की। हमें पता है जी गांव के युवा को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट का नहीं होता इतना, हमारे पास वो भी नहीं होता कि माँ बाप के पास इतना पैसा है कि आपको पर्सनल व्हीकल दे सके। ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी लिमिटेड है, सरकार इतनी दे भी नहीं सकती जी। तो और उसके बाद अन्य सुविधाएं भी बड़ी कम है। मान लीजिए आप किसी सब्जेक्ट का ट्यूशन लगाना चाहते हैं, तो शहरों के मुकाबले, शहरों के कंपैरिजन में हमारे पास बड़े लिमिटेड से सोर्स होते हैं। गांव के जो बच्चे हैं, हाँ जी, साधन सीमित हैं, और हमें सीमित साधनों में ही हमें अपना विकास करना है, अपने आप को इस लायक बनाना है कि हम उन बच्चों के साथ जो शहरों में रहते हैं, उन सभी सुविधाएं मिलती हैं, उन बच्चों के साथ हम कंपटीशन कर सकें। कंपटीशन का जमाना है जी, करना पड़ेगा। तो युवाओं के लिए जो नीति है वो अलग अलग उसमें दायरों में बटी होती है जी। वो आप युवाओं के लिए खेल नीति होती है, वो
हमारे गांव से बच्चे खेलते हैं, खेलों में भाग लेते हैं। हरियाणा तो वैसे ही नंबर 1 है जी खेलों में। हाँ, सही बात तो सभी बच्चे खेलों के मोस्टली बच्चे गाँव से निकलते हाँ हैं। जी। तो खेलों की नीति भी काम करना पड़ेगा ताकि बच्चों को खेलों में सुविधाएं मिलें, खेलों की तरफ बढ़ाओ। हाँ जी। और ऐसे खेल आने चाहिए जिनका आजकल डिमांड है और जो आजकल ये लगता है कि इसमें करियर अच्छा चलेगा। बिल्कुल सही बात। तो खेलों के लिए काम करना पड़ेगा, शिक्षा के लिए काम करना पड़ेगा। और इनसे अलग मैं आपको एक बात और बताता हूँ, इन दोनों से अलग शिक्षा के लिए, खेलों के लिए इनसे अलग सबसे ज़्यादा जरूरी है कि युवा के लिए उसका मानसिक विकास, एक विस्तृत सोच। बिल्कुल जी हाँ, जब तक उसकी एक विस्तृत सोच नहीं होगी, एक मानसिक विकास नहीं होगा, एक वो जिम्मेवार नागरिक नहीं बन पाएगा, ना ही अपने अच्छे बुरे के बारे में सोच पाएगा जी। तो एक सोच बनाने के लिए हमें एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। अच्छा, एनवायरनमेंट में आपको एक रोल मॉडल भी दिखाने पड़ेंगे कि हमारे गांव से ही कौन आदमी कितना अच्छा कामयाब हुआ है, और हमारे गांव से नहीं है तो हमें पड़ोसी गांव से भी स्टोरी लानी पड़ेगी, उनको बुलाना पड़ेगा। अगर हमारे कोई गांव में है, आसपास के गांव में है और जो भाई अच्छे कामयाब हुए हैं, किसी भी सेक्टर में कामयाब हुए हैं, तब उनको बुलाएंगे, युवाओं के सभा करवाएंगे। भी ये हमारे जैसे परिवेश से निकला है, गांव से है, गांव से है, हमारे परिवेश से निकला, जब ये कामयाब हो सकते हैं, आप क्यों नहीं हो सकते? आप क्यों नहीं? तो इस तरह से एक बच्चों को हम इंस्पायर करेंगे जी। और एक उनका सोच होगी, जब उनको एक शिक्षा मिलेगी, सोच होगी, तो बच्चा अपने आप ही कुछ ना कुछ कोशिश करेगा। और कोशिश करने के दौरान फिर जब कोशिश करेगा तो तब हमारी एक सरपंच के होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस बच्चे का जब उसको इंस्पायर हो जाता है, उसकी सोच बन जाती है, तो उनको सुविधाएं दें, उनके ऊपर सुविधा के ऊपर काम करना है जी, ये पॉलिसी है। तो सर जैसे एक सवाल और हम इन लिखे हुए जो सवाल है इनसे अलग करेंगे। जैसे महिला होती है, जैसे गर्भवती महिला है या कोई बीमार है, सरकार सुविधा दे ना दे, लेकिन आप अपनी तरफ से जैसे कोई सुविधा जैसे आसंद अपना लगता है और उसके लिए अलग से क्या करना चाहेंगे आप? जैसे डिलीवरी के लिए खास करके महिला होती है। जी, आपने बहुत ही एक क्रिटिकल सवाल पूछा। वो ये सवाल ऐसा सवाल है, तकरीबन इस दुख से मोस्टली पुराने ज़माने से लेकर आज तक भी कोई ना कोई गांव का नागरिक गुजरता ही है, कोई ना कोई घर गुजरता ही है। साधन जी वाहन सब हाँ, के पास नहीं। साधन की बात है जी, साधन की बात भी है, पैसे की बात भी है, और कुछ ऐसा है कि जानकारी की बात है। जानकारी की बात। गाँव में देखो पहले से अब आज बहुत शिक्षा हो गई है, अच्छे पढ़े लिखे हो गए, गांव के बड़े बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी अच्छे नॉलेज रखते हैं और अच्छा जानकारी रखते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये है कि हर पहलू पे लोगों की सोच इतनी विकसित नहीं है। आज भी महिलाएं क्या करती हैं, महिलाएं इस दौरान जब गर्भवती होती हैं और जब उनका पीरियड होता है, मतलब 9 महीने का, हाँ, तो उनके इस दौरान उनको पता नहीं होता कि हमें इसमें पर्टिकुलर टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास जाना है, और डॉक्टर की एक ऑब्जर्वेशन में रहना होता है और एक जांच करवानी होती है, लेकिन नॉलेज नहीं है। उसके लिए सरकार ने देखो जी ये बनाए हुए हैं, आंगनबाड़ी सेंटर बनाए, आंगनबाड़ी केंद्र बनाए हुए हैं, वो समय समय पर वो जो आशा वर्कर हैं वो जानकारी देती भी हैं। उनके अलावा भी अगर पंचायत अपने लेवल पे इनिशिएटिव करे, पंचायत अपने लेवल पे कोशिश करे, तो आशा वर्कर को भी साथ में लेके और जितनी लड़कियां पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, उनकी सभाएं करवाई जाए, उनको बताया जाए, उन लड़कियों से मदद ली जा सकती है, क्योंकि समाज के कल्याण का काम है जी, समाज के कल्याण के लिए कोई नहीं मना नहीं करेगा। तो हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें जो पढ़ी लिखी हैं, उनसे मदद लेके और उनको जागरूक किया जा सकता है। जो पुरानी औरतें हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं है, एक तो उनको जागरूक किया जाए कि आपने रिस्क नहीं लेना है, पुराने ज़माने नहीं है, आजकल हमारा रहन सहन खाना पीना सब बदल गया है। हाँ जी, बदल चुका है, तो हमें ज़माने के हिसाब से चलना पड़ेगा। पहले ज़माने में हो जाता था जी सब कुछ आसानी से, और वो लोग ज़्यादा बीमार भी नहीं होते थे, उनको जरूरत भी नहीं पड़ती है। यहाँ तो जरूरत पड़ती है डॉक्टर की। यहाँ सर एक ट्रांसपोर्ट आपने समस्या बताई कि ट्रांसपोर्ट बिल्कुल समस्या है ट्रांसपोर्ट की, डॉक्टर भी टाइम पर नहीं मिलते, मतलब रात को कोई इमरजेंसी हो जाती है तो डॉक्टर कहाँ मिलेंगे जिस टाइम, तो उनके लिए सब कुछ पंचायत का ये दायित्व है कि ऐसी मुसीबत में जो गरीब आदमी है, जो कैपेबल आदमी नहीं है अपने आप खुद अरेंज करने में, तो पंचायत की जिम्मेवारी है, पंचायत उनको साधन मुहैया कराए, एक समय पर उनको लेके जाए, गाइड करे, डॉक्टर के पास लेके जाए। अगर कोई सुविधा नहीं है तो पंचायत करेगी, अरेंजमेंट करेगी जी, उसके लिए एम्बुलेंस का प्रबंध करेगी, एम्बुलेंस नहीं तो अपने पर्सनल व्हीकल का प्रबंध करेगी। हाँ, और जो भी हर संभव प्रयास होता है वो पंचायत उपलब्ध करवाएगी। ज़्यादा बाहर निकलने लगी हैं, पढ़ने लगी हैं, और अच्छी बात है, महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है ये। हाँ, क्योंकि जब तक समाज में बराबरी नहीं आएगी, सच्चे शब्दों में बराबरी नहीं आएगी, तो उसका शिक्षा का कोई फायदा नहीं जी। और अगर उन बेटियों को, बहनों को सुविधा ही नहीं है तो कैसे वो कर पाएंगे? तो मूलभूत सुविधा तो देना जरूरी पड़ता है। इसके लिए बहुत सरकार ने वो दे रखी है जी, योजनाएं दे रखी हैं, और सरकार मना भी नहीं करती। लेकिन एक सरपंच होने के नाते, जो भी सरपंच है, मैं हूँ या कोई और भाई बने, मैं तो एक गुजारिश करूँगा कि जो भी भाई बने तो वो भाई अपने लेवल पे प्रयास करके, निजी लेवल पे प्रयास करके, जो भी हमारे ट्रांसपोर्ट मैनेजर हैं
जो हरियाणा रोडवेज की बसें भी लगाती हैं जी, हाँ उनसे मिलें, उनसे बार बार कहें और कहने के अब बस भी लगवा सकते हैं। बस अगर नहीं लगती तो अपने पर्सनल लेवल पे में कोशिश करते हैं। ये तो गांव से अजीब कोई भी मना नहीं करता, तो अपना फंड कलेक्ट करके भाई थोड़ा थोड़ा हिस्सा डाल लें और हम अपनी प्राइवेट व्हीकल का भी कर सकते हैं। वो करेंगे जी जरूर, हमारे तो सोचा हुआ हमारी पॉलिसी में शामिल है, किस तरह की सुविधाएं तो करेंगे। ऐसा विकास जो रुका हुआ है और आप करवाना चाहते हैं? मोर साहब मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको, मैं आज से जो पिछली पंचायतें उनको मैं ये नहीं कहूँगा कि उन पंचायतों ने कुछ नहीं किया, क्योंकि देखो हमने कोई विरोध की राजनीति नहीं करनी, ना हमने किसी का हमने बुराई करनी जी। उन्होंने अपनी सोच के अनुसार, अपने योग्यता के अनुसार उन्होंने काम कार्य करवाया है, जरूर करवाया है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी गाँव में आज के ज़माने के हिसाब से और जो आज का टाइम की डिमांड है, डिमांड के हिसाब से जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जी जो हमें सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं रहना चाहिए, और उन कार्यों में कोई पैसे की जरूरत नहीं होती। ठीक है, वो सिर्फ एक मैनेजमेंट का पार्ट है। मैनेजमेंट अगर आप अच्छी करोगे तो गांव में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आपके करने से, सिर्फ आपके प्रयास से ही हो जाएंगे, और उनके करने से गांव की एकदम तस्वीर बदल जाती है जी। बिल्कुल। इसमें आपकी सफाई आ गई जी, आप गलियों की सफाई करवा सकते हो, गलियों का सौंदर्यीकरण करवा सकते हो, गांव के आसपास का पेड़ पौधे लगवा सकते हो। पेड़ पौधे लगवाने में कोई पैसा नहीं लगता जी, उसमें हरियाली बढ़ेगी, पर्यावरण का सुधार होगा, और उस तरह के बहुत सारे काम है जी जो आप बेकार पैसे के और सिर्फ रख रखाव के लिए करवा सकते हो। हम मैनेजमेंट नहीं कर सकते तो सरकार इसमें क्या करेगी जी, इसमें कोई देना भी लेना भी नहीं है। मान लो गांव में गंदगी का ढेर लगा हुआ है, उस रास्ते पे गंदगी पड़ी है, उसको सफाई नहीं कर रहा, बरसात हो गई, मच्छर आते हैं, उसमें बदबू आती है, ये तो हमने देखना है। हम वहाँ रह रहे हैं, हमारी जिम्मेवारी बनती है, अपनी जिम्मेवारी से बाकी हम कैसे उसका विकास कर लेंगे। तो सरपंच साहब, जैसे कंपटीशन का ज़माना चला हुआ है जी, और गांव के और अपने जो शहरों के बच्चे हैं उनसे कंपटीशन में क्या कंपैरिजन करना चाहिए? जी बहुत ही बढ़िया सवाल किया आपने। अगर हमने कामयाब होना है, और कामयाब होने के लिए जी एक स्पेशल उसमें काम नहीं करना पड़ेगा दिशा में, हमें हर दिशा में काम करना पड़ेगा। हर दिशा में काम करने के लिए इसमें आपको अपना माइंड थोड़ा वाइड करना पड़ेगा। युवाओं के लिए भी एक मैसेज ये छोड़ना पड़ेगा कि आप उन्हें एक बच्चे की तरह काम नहीं करना और एक नौसिखी की तरह काम नहीं करना, एक जिम्मेवार नागरिक के लेवल पे सोचना है आपने। तो उसके लिए जी आज के ज़माने। तो सरपंच साहब, जो सवाल एक और करना चाहेंगे हम, एक तो हमारे जो किसान होते हैं, जैसे ये खेती के बारे में जानकारी नहीं हो पाती, भटकते रहते हैं बेचारे, तो इनके लिए कैंप वगैरह की जो सुविधा होती है, मैंने देखा है कहीं पे, आपकी भी सोच में क्या करना चाहेंगे आप? जी हमारा 80 या 90% तो जो काम है सारा खेती बाड़ी पे डिपेंड है। बिल्कुल। और जो हम खेती बाड़ी के अलावा जो और काम करते हैं वो भी हमारा सेकेंडरी काम है। प्राइमरी काम हमारा जो मुख्य काम है वो तो खेती बाड़ी का ही है। उसके बाद हम कोई नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, कोई भी काम करते हैं, सेकेंडरी काम है जी। खेती बाड़ी का काम तो हमारे ये लगा लो आपकी उसके ऊपर तो हम सभी डिपेंड है। और उसके लिए जो भी सरकार ने पॉलिसी चलाई हुई है उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए सबको गाँव में लाया जाएगा। उसके लिए कैंप भी लगवाए जाएंगे। कैंप अगर नहीं लगते हैं तो ऐसे ही हमने सोच रखा है कि गाँव के किसानों को इकट्ठा करके टाइम टू टाइम हम जिला स्तर तक के किसी अधिकारी को बस लेके जाएं। कई बार ऐसा होता है कि अधिकारी नहीं समझ निकाल पाते, लेकिन हम अगर वो हमारे तक नहीं पहुंच पाते हम उनके पास पहुंचने की कोशिश करेंगे। हाँ, और उनसे समय समय पर सीखेंगे और ट्रेनिंग दिलवाएंगे किसानों को कि आज के परिवेश में, आज के मौसम के हिसाब से आपको कौन सी खेती करनी चाहिए, और खेती करोगे तब उनमें क्या क्या बीमारी आती हैं और बीमारियों के दौरान क्या क्या इलाज करवाते हैं। सारी जानकारी आप देने की कोशिश। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से संपर्क बना के और किसानों के साथ उनका संपर्क करवाएंगे, चाहे हम इसके लिए जिला स्तर पर जाना पड़े या राज्य स्तर पर जाना पड़े। संभव होगा तो हम उनको लेके आएंगे, इनवाइट करेंगे, यहाँ पर करवाएंगे, यहाँ नहीं होगा तो हम किसानों को लेके जाएंगे। ये सभी वर्ग में गरीब आदमी होते हैं, उनके लिए जैसे सुविधाएं कुछ होती हैं, जैसे भाई किसी को प्लाट देना है या दिलवाना है सरकार से, या कॉलोनी वगैरह दिलवानी है, तो उनके बारे में भी कुछ सोचा होगा आपने, भाई गरीब लोगों के लिए भी कुछ करके दिखाना है। सर उनके लिए सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारे भाई हैं और जो गरीब वर्ग से संबंधित रखते हैं उसको आप ये कह सकते हो एक वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है ना सर, जो कमज़ोर सेक्शन होता है सोसाइटी का, उनके लिए काम करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो हर जाति में होते हैं जी। हाँ जी, हाँ जी, वही। और वो अपने अधिकार से वंचित रह जाते हैं। हाँ। उनके लिए अगर काम नहीं करेंगे तो कोई भी भाई है, कोई हमारा अगर सरपंच भी ना बने, हमें हमारे आपस में सामाजिक तौर पे हमारी आपस में जिम्मेदारी है कि अगर हम कुछ कर सकते हैं और भगवान ने हमें करने लायक बनाया है, तो मैं सबसे अपील करूँगा जी
तो ये तो अलग बात है राजनीति की। सामाजिक तौर पे मैं अपील करूंगा, अगर आपको भगवान ने करने लायक बनाया है तो आप अपने आसपास गरीब आदमी की मदद जरूर करें। और मैं सरपंच के तौर पे बताना चाहूँगा जी, एक गांव के सरपंच के पास क्या क्या पावर हैं। सरकार ने जिस स्कीमें बनाई हैं बहुत सारी वीकर सेक्शन के लिए, और उन सभी स्कीमों का प्रैक्टिकल रूप में लागू करवाई जाएंगी, इनको बताई जाएंगी क्या क्या स्कीमें हैं और क्या क्या आपको सरकार मदद कर रही है। सरकार के अलावा भी अगर कोई सरकार की स्कीम नहीं है और हमें लगता है कि ये भाई समस्या में है, तो हम अपने निजी लेवल पे भी कोशिश करेंगे कि निजी लेवल पे समस्या का समाधान किया जा सके और किसी भाई को इग्नोर नहीं किया जाएगा। ये नहीं कि एक भाई दुख में है और दुखी है उसको आप अनदेखा कर दें, अनदेखा नहीं किया जाएगा। चाहे वो अपने लेवल पर करें या सरकार के लेवल पर करें, समस्या का समाधान करेंगे और उनकी मदद करेंगे। उसके अलावा और भी बहुत सारी स्कीमें हैं जी जो सरकार उनको दे रही है। राशन की स्कीम है, जैसे उनके कार्ड बनाए जाते हैं, पीले कार्ड बनाए जाते हैं, नीले कार्ड बनाए जाते हैं जी। और जी पढ़ाई के ऊपर उनको वजीफ़ा दिया जाता है, गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए वजीफ़ा देती है सरकार, उनको बताया जाएगा। उसके अलावा जी कॉलोनी काटी जाती है, अगर किसी भाई के पास मकान नहीं है या छोटा मकान है, परिवार थोड़ा बड़ा है, तो उसके लिए पंचायती लेवल पर उनको कॉलोनी दी जाती है, उनको मकान रहने के लिए दिया जाता है। इंदिरा आवास योजना चली थी, हाँ बहुत सारी योजनाएं हैं। एक छोटी सी योजना और है जी, बस फायदा लेने वाला होना चाहिए। जी हाँ, एक मैं सभी को बताना चाहूँगा, एक योजना है जी कन्याओं के लिए, जो हमारी बेटियां हैं, छोटी बच्चे होती हैं, तो उनके लिए एक सेविंग सरकार ने सेविंग स्कीम चलाई हुई है। तो वो इस तरह की स्कीम में मैं सबको जागरूक करूँगा। अगर कोई भाई को बढ़ने के लायक नहीं है कि मेरे पास जो एक मिनिमम अमाउंट है, समृद्धि कन्या योजना है, तो इस तरह की कोई स्कीमें है और मैं 500-600 मिनिमम एक अमाउंट है जी। अगर कोई भाई इनके नहीं लायक बनेगा तो कोशिश करेंगे इनकी तरफ से, कन्याओं की तरफ से पंचायत पैसे दे, पंचायत पैसे जमा कराए ताकि आगे पंचायत फंड से जमा करवाए जी। सही बात है जी। तो लास्ट में अपने जो गांव के जो अपने वोटर भी कह सका जी, अपने सारे छत्तीसगढ़ उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? मेरी भाइयों से एक अपील है जी कि ये जो इलेक्शन है ये आपके वोट का अधिकार करने का टाइम है जी। आप ये नहीं कहता कि आप मेरे को चुनें, आप सबसे अपने दिमाग का प्रयोग करें, अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और जो योग्य है, जो आपको ये लगता है कि ये आदमी आने वाले अगले 5 साल में आपका विकास करेगा, विकास आपका ऐसा करेगा कि आपको लगे कि हाँ हमें इस आदमी के होते हुए ये महसूस होता है कि हाँ हमारा काम हो रहा है और हमें कोई समस्या नहीं आ रही है। हाँ जी हाँ बिल्कुल, तो आप उस आदमी को वोट दें। मैं एक शॉर्ट शब्द में ही कहूँगा कि अब योग्य को चुने, बस अपने किसी के बहकावे में नहीं आए। किसी आजकल एक वो चल रहा है कि कोई शराब पिला रहा है, कोई उल्टी सीधी पैसे बांट रहा है, इस तरह के प्रपंच में ना फंसे। अपने दिमाग का प्रयोग करें जी, अपनी सोच का प्रयोग करें। आपका ये सरकार ने, अपने देश ने कब ऐसा अधिकार दिया है कि आपके सरकार आपके हाथ में है, आपका रियल में प्रयोग करें वोट का। तो भाइयों जितने भी भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे आसपास के जो भी हैं और गांव के सभी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो सही आदमी के चुने, अपनी वोट की जो है पहचान करें, क्योंकि अगर सही बंदा चुनोगे तो विकास होगा और गलत बंदा चुनोगे तो विनाश होगा। तो ये सभी की कहावत है। तो आप अपने वोट का अच्छे से प्रयोग करें। आने वाली जो 12 तारीख है, और भाई का जो निशान भी मैं बता दूं आपको, गिलास का निशान है। बहुत जिसको ज़रूरत है, सबको ज़रूरत है पानी पीने के लिए, चाय पीने के लिए, दूध, जूस, मतलब गिलास की ज़रूरत है। आने वाली 12 तारीख को गिलास के सामने वाला बटन ज़रूर दबाना है और उत्तम भाई को सरपंच बनाना है। और जितने भी भाई ने बात कही है मोस्टली कराने की कोशिश करेंगे मतलब कि अधिकारों से जानकारी भी है और जिम्मेदारियों से भी पता है। तो एक बार फिर से भाई को, सभी भाइयों से मेरी अपील है कि सभी भाई एक योग्य आदमी को चुनें और अपने विवेक का इस्तेमाल करें। नमस्ते सभी भाई। तो ऐसा सरपंच हमने देखा नहीं जो बार बार मैं एक की अपील कराएगी जो अच्छा हो। इसने एक भी शब्द अपने अच्छाई में नहीं बोला कि भी मुझे वोट दो, मेरा गिलास का निशान है, ये तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इसने यही बोला है कि आप अच्छे आदमी को चुनो, चाहे वो कोई भी हो, मुझे मत वोट दो, लेकिन अच्छा आदमी ज़रूर चुनो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पूरे गांव में शेयर मार देना और भाई को सरपंच बना के छोड़ना। राम राम, जय हिंद।